तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं ग्रीनवेल नॉर्टन के बारे में। ग्रीनवेल नॉर्टन कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है, उसके बिजनेस के बारे में हम सारा कुछ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो यहाँ पर दोस्तों ग्रीनवेल नॉर्टन जो कंपनी है वो एंगेज है बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एब्रेसिव सिरेमिक्स एंड प्लास्टिक्स एंड प्रोवाइडिंग आईटी सर्विसेज। तो बेसिकली ये आईटी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ सिरेमिक्स और प्लास्टिक्स के भी यहाँ पर सॉल्यूशंस जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रॉन्ग इनका जो है वो पेरेंटेज है। द कंपनी इज वन ऑफ द सब्सिडरी ऑफ कॉम्पोनेंट डी सेंट गोबेन। तो सेंट गोबेन जो ग्रुप है इसकी एक सब्सिडरी है, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में दोस्तों। काफ़ी मेजोरिटी ऑफ स्टेक 51.33% ऑफ स्टेक इसने होल्ड किया है इस कंपनी में। एग्जैक्टली प्रोडक्ट्स हम देख लेते हैं। एब्रेसिव्स जो होते हैं दोस्तों, एब्रेसिव्स मतलब एग्जैक्टली होते क्या है, तो कुछ उसमें दो तीन टाइप है। एक है बॉन्डेड एब्रेसिव होते हैं, एक कोटेड एब्रेसिव होते हैं। एक उसका किसके लिए यूज होता है, तो थीन व्हील्स के लिए यूज होते हैं। ठीक है। कुछ सेरेमिक्स मटेरियल होते हैं। इनमें जो आता है दोस्तों वो एडफोर्ड्स बिजनेस भी आता है, फिर परफॉर्मेंस प्लास्टिक बिजनेस आता है, सिलिकॉन कार्बाइड बिजनेस आता है। ये सारा इसमें यहाँ पर आ जाता है। अदर बिजनेसेस भी है कंपनी के, जो भी सब्सिडरीज है उनके भी काफ़ी जो आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है कंपनी। अगर ब्रांड देखेंगे दोस्तों तो नॉर्टन है, ओरिएंट एब्रेसिव्स है, केम फैब है, ओमनीसील है, नोरसील है, रूलोन है। ये सारे कंपनी के ब्रांड्स है खुद के। इंडस्ट्री स्केटर, अब कौन सी इंडस्ट्री में ये यहाँ पर प्रोडक्ट सप्लाई होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है ऑटो एंसिलरी। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि व्हील्स के लिए वो यूज़ किए जाते हैं, जो कार में व्हील्स होती है या फिर ट्रक्स में व्हील्स होती है। बियरिंग्स में भी यूज़ किए जाते हैं, स्टील में भी, स्टील सेक्टर में भी लगता है। ऑटो ओईएम मतलब जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ पे यूज़ होता है। टूल्स में, कटिंग टूल्स में यूज़ होता है, नीडल, रेजर, फूड प्रोसेसिंग, एरोस्पेस, जनरल इंजीनियरिंग, सारे यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं। तो ऑब्वियस है दोस्तों, अगर कोई भी प्रोडक्ट कंपनी का इतने सारे अगर सेक्टर्स को कैटर कर रहा है तो ऑब्वियसली डिमांड रहेगी, डाइवर्सिफाइड डिमांड रहेगी। तो यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि फ्यूचर में डिमांड रहेगी इन प्रोडक्ट्स को, तो कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ेगा, कंपनी की सेल्स भी बढ़ती रहेगी। सिंपल बात है दोस्तों, 56% का रेवेन्यू आ रहा है इनको एब्रेसिव से, तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इनका एब्रेसिव से आ रहा है। सिरेमिक और प्लास्टिक मटेरियल से इनको 35% का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। आईटी सर्विसेज से इनको ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, ओनली 7%। अदर से इसको 2% का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। डोमेस्टिक्स में इनका प्रेजेंस 83% है दोस्तों, और एक्सपोर्ट भी करती है कंपनी 17%। लेकिन सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इनको डोमेस्टिक से आता है, मतलब इंडिया से आता है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हम देखेंगे तो बेंगलुरु में है, तिरुपति में, नागपुर में है, मतलब महाराष्ट्र में है, हिमाचल प्रदेश में है, गुजरात में है। काफ़ी सारी इनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। जॉइंट वेंचर भी कंपनी ने किया था, जेबीआई के साथ एग्रीमेंट किया था यहाँ पर। शिंगवा रिफ्रैक्टरीज को लिमिटेड जापान, इनसे इन्होंने जॉइंट वेंचर किया था। ऑपरेशनल हाइलाइट्स अगर हम देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो एब्रेसिव बिजनेस है इनका FY21 में वो काफ़ी अच्छा चला था। न्यू यहाँ पर कंस्ट्रक्शन उनका हुआ था। मॉडर्नाइज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भी कंपनी ने यहाँ पर इंप्रूव कर दी थी। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि यहाँ पर काफ़ी बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट है कि जो सेक्टर्स को ये लोग कैटर कर रहे हैं, ठीक है। ऑटो एंसिलरीज हो गया, तो आप अगर टाटा मोटर्स लेते हो तो वहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा अगर आप उसके स्टॉक को परचेज करते हो, 1000-2000 शेयर्स ले लेते हो, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग है। और अगर आप ऑटो एंसिलरीज के स्टॉक्स लेते हो या फिर ऐसे स्टॉक्स लेते हो जो ऑटो एंसिलरीज को भी मटेरियल सप्लाई कर देते हैं, जैसे कि सेरेमिक मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल, एब्रेसिव मटेरियल, ये कंपनी सो ग्रीनवेल नॉर्टन काफ़ी बेहतरीन कंपनी है अगर आप डाइवर्सिफाई करना चाहते हो थोड़ा सा आपका पोर्टफोलियो। बाकी अगर हम देखें तो थोड़ा सा फाइनेंशियल्स अगर हम देख सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, जो मार्केट है कैप है वो 25,000 करोड़ के आसपास है, तो ऑब्वियसली ये एक तरीके से मिड कैप कंपनी होगी। फिर इसके बाद अगर हम देखते हैं तो डिविडेंड यील्ड आपको 0.64% है, तो इतना ज़्यादा आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा क्योंकि ग्रोथ कंपनी है, ग्रोइंग कंपनी है। इसने दोस्तों लो लगाया था 1640 के आसपास और हाई लगाया था 2328 के आसपास। तो ऑब्वियसली दोस्तों अभी फिलहाल के लिए जो प्राइस है वो थोड़ा सा 52 वीक हाई के आसपास चल रहा है। बाकी अगर हम देखें दोस्तों आरओसी और आरओई काफ़ी बढ़िया है, 20% के ऊपर है। हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है, जो भी कंपनी कैपिटल जनरेट करती है फिर कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब डाल देती है बिजनेस में, उसमें उसके ऊपर कितना रिटर्न आ रहा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी जो होता है दोस्तों, वो कंपनी के पास जो भी शेयर्स है या फिर उस इक्विटी पे जो भी पब्लिक वहाँ पे शेयर्स इन्वेस्ट कर रही कंपनी में, उसके ऊपर कितना ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उसको कहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। डिवेंचर 51 करोड़ का पार्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों डेट टू इक्विटी। डेट टू इक्विटी रेशो 0.03 है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। डेट टू इक्विटी रेशो बेसिकली होता है दोस्तों कि इक्विटी के हिसाब से कितना डेट है कंपनी के ऊपर, तो उसका परसेंटेज होता है। सेल्स अगर हम देखेंगे दोस्तों तो 5 साल की सेल्स ग्रोथ है, काफ़ी अच्छी है, 12.2 CAGR की है। इतनी खास नहीं है लेकिन ठीक है ग्रोथ। 3 साल के 17% है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सेल्स ग्रोथ। प्रॉफिट ग्रोथ 20% की है, ये काफ़ी अच्छी बात है। और 3 सालों के 28% की है। मैक्सिमम अगर प्राइस चार्ट देखा जाए दोस्तों तो कंटिन्यूअसली यहाँ पर बढ़ता हुआ आपको प्राइस चार्ट दिखेगा, ये काफ़ी अच्छी बात है। पीडीलाइट जो भी बड़े कंपनीज है, SRF होगी, एशियन पेंट्स हो गई, एस्ट्रल होगी,
सारे कंपनीज़ के स्टॉक्स आपको ऐसे ही दिखेंगे। फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि हायर वैल्यूएशन पे स्टॉक यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर जो था दोस्तों वो लोअर यहाँ पर एक कंसोलिडेशन का भी फेज़ था और लोअर वैल्यूएशन पे भी था, लेकिन यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए क्योंकि आप देख सकते हैं ईपीएस को टच कर रहा है पी वैल्यूएशन, आप यहाँ पर देख सकते हो ईपीएस को टच कर दे रहा है पी वैल्यूएशन। अगर ये ब्लू लाइन्स अगर यहाँ पे होती ना तो मैं कहता कि यहाँ पर स्टॉक अभी ओवर वैल्यूड नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए स्टॉक मुझे लगता है कि अभी फिलहाल के लिए खरीदने लायक स्टॉक ये नहीं है, मतलब ओवर वैल्यूड स्टॉक है बेसिकली। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इनके जो कॉम्पिटिटर्स है वो कौन है। तो यहाँ पर वेदांत इंडिया करके, ओरिएंट एब्रेसिव्स, वेलका स्टील्स, ये सारे इनके कॉम्पिटिटर्स हैं। मार्च 2020 में इनका जो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट था दोस्तों वो 60 करोड़ के आसपास था। फिर वो अगर हम देख सकते हैं उसको मार्च 2021 से अगर कंपेयर करेंगे तो वो हो गया 113 करोड़ का। फिर यहाँ पर हम फिर से कंपेयर करते हैं दोस्तों, मार्च 2022 के क्वार्टर में 124 करोड़ का हो गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों मार्च 2023 में 129 करोड़ का। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको ज़्यादा यहाँ पर ग्रोथ नज़र नहीं आएगी, लेकिन 60 करोड़ से अगर 2020 के क्वार्टर को 2023 के क्वार्टर से कंपेयर करें तो यहाँ पर ग्रोथ नज़र आ रही है। मार्च 2012 से हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा-सा देख लेते हैं दोस्तों। 161 करोड़, फिर होता है 153, फिर होता है 145, 181। तो 4 सालों में तो यहाँ पर डबल नहीं कर पा रही है कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्च 2016 से यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट डबल हुआ है, 184, 193, फिर 242, 248, फिर 272, 324, 400 और यहाँ पर 498 करोड़ का। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इतनी तेज़ी नहीं है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनके 20% के आसपास रहे। आप देख सकते हैं पहले 18-16% था, अभी 20% कंपनी निकाल रही है। नेट प्रॉफिट का भी सेम वही हाल है दोस्तों। अगर कंपनी 3 सालों में अगर प्रॉफिट डबल नहीं कर रही है तो वो कंपनी लेना ही नहीं है, क्योंकि 3 सालों में अगर प्रॉफिट कंपनी डबल नहीं कर पा रही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो वहाँ पे दिक्कत आएगी कंपनी को, एक स्लगिशनेस आ जाएगा स्टॉक में। लेकिन फिलहाल ये कंपनी मुझे सही लग रही है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, दोनों भी हमने डिस्कस कर लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हो सेल्स ग्रोथ ज़्यादा नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ मुझे ठीक-ठाक लग रही है। अब स्टॉक का प्राइस का सीएजीआर आप देख सकते हो 10 साल में 34% के सीएजीआर से रिटर्न दिए, काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों जो यहाँ पर प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है वो 58% की है। अच्छी खासी होल्डिंग है प्रोमोटर के पास, प्रोमोटर ने कोई स्टेक बेचा नहीं है, प्रोमोटर ने स्टेक कोई गिरवी नहीं रखा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। फॉरेन इन्वेस्टर 3.84% की थी, अब वो 8.28 हो गई, तो आप देख सकते हो दोस्तों 3% से 8% तक यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स ने स्टेक बढ़ाया। फॉरेन इन्वेस्टर एक्जैक्टली होते कौन है? तो फॉरेन इन्वेस्टर जो होते हैं दोस्तों वो म्यूचुअल फंड वगैरह होते हैं, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में हमारे म्यूचुअल फंड होते हैं इंडिया के, एसबीआई लॉन्ग टर्म एडवांटेज फंड, फिर एसबीआई स्मॉल कैप फंड, एसबीआई मैग्नम, एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। यहाँ पे गया है आइस ने भी, यहाँ पर आप देख सकते हैं 16% से 15% तक। तो एक तरीके से कॉन्स्टेंट रहा है। पब्लिक ने 21% से 18% तक लेके आई है, तो पब्लिक ने यहाँ पर थोड़ा सा बेचा है और ज़रूरी बनता है दोस्तों, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए मुझे लगता है स्टॉक जो है ओवर वैल्यूड है, लेकिन मौका है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अच्छी खासी कंपनी अगर आपको 5 सालों के लिए होल्ड करना है तो बेहतरीन मुझे कंपनी लगती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।